नमस्कार साथियों, मेरा नाम सागर तिवारी है और इसमें हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से 5वां वीडियो है। हिंदी विषय में एक लंबी सीरीज़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कक्षा 10 और कक्षा 12 मुख्य रूप से हिंदी विषय से जितने भी उसके पोर्शन हैं, चाहे हिंदी गद्य या पद्य या व्याकरण से संबंधित या गद्यांश या पद्यांश या जो संस्कृत वाला पोर्शन है, उन सारे पोर्शन को कंप्लीट करते हुए एक विस्तृत सीरीज़ बनाएंगे जो कि हिंदी विषय के लिए पूरा तरीके से वो समर्पित रहेगा। और इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है जो हिंदी भाषा करके प्लेलिस्ट है, उसमें जा कर के पूरी सीरीज़ को आराम से देखा जा सकता है। तो ये जो वीडियो है ये कक्षा 12 के लिए और कक्षा 10 के लिए समान रूप से उपयोगी है, लेकिन इसको कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक के अनुसार तैयार किया जा रहा है। इस वीडियो में करीब 15-20 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और 2-3 वीडियो और आएगा जिसमें हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से जितनी बातें हैं लगभग पूरी कर ली जाएंगी। और जो महत्वपूर्ण उसमें पक्ष रहेंगे, जैसे कि पूरा जितने गद्य के लेखक रहे हैं या पद्य से संबंधित जो लेखक रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट अगर मिल जाएगी, फिर काल विभाजन को स्पष्ट रूप से एक वीडियो में बता देंगे, तो एक दो वीडियो और आ जाएंगे तो पूरी तरीके से उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो 5वें वीडियो में चर्चा करते हैं, लगभग 25-30 प्रश्न हैं इसके बारे में। पहला प्रश्न है, छायावाद की विशेषता है, यानी कि छायावाद की क्या विशेषता है। सुविधा के लिए इसमें पहले से ही टिक लगाकर रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सही है, सौंदर्य एवं प्रेम ये छायावाद की विशेषता है। इसके अलावा कभी कभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लेते हैं कि छायावाद की किन्हीं 2-3 विशेषताएं लिखी हैं। तो एक विशेषता हम लिख सकते हैं सौंदर्य एवं प्रेम, एक विशेषता लिख सकते हैं रहस्यवाद की प्रधानता, तीसरा हम लिख सकते हैं मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया गया था इस रचना में, छायावादी युग के लेखक में। तो 3 इसकी विशेषता हम लिख सकते हैं। अगर हम देखें छायावाद युग में प्रमुख जो लेखक हुए हैं, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है कि छायावाद युग के किन्हीं 2-3 लेखकों के नाम लिखिए, तो एक जयशंकर प्रसाद का नाम ले सकते हैं मुख्य रूप से, और दूसरा महादेवी वर्मा जी का नाम ले सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में छायावाद युगीन कवि नहीं है, तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं ये छायावाद युग के लेखक नहीं हैं या फिर कहें कवि नहीं हैं। जयशंकर प्रसाद ये छायावाद युग के लेखक हैं, इनकी रचना झरना, लहर, आंसू, कामायनी ये 4 प्रमुख रचना है। इसके बारे में आगे के प्रश्न में बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है क्योंकि ये महत्वपूर्ण भी है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएँ एक लाइन से पता रहें, जैसे कि झरना, लहर, आंसू, कामायनी। और सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं ये भी छायावाद युग के लेखिका हैं। इन्होंने चिदम्बरा एक रचना लिखी थी जिसके लिए उनको एक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो कि राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार था, ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसको कहते हैं। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत जी ने कला और बूढ़ा चांद की रचना भी लिखी थी। महादेवी वर्मा जी हैं जो हैं ये भी छायावाद युग की लेखिका हैं। इन्होंने 4 प्रमुख इनकी रचनाएं हैं जो कि प्रश्न में बार बार पूछा जाता है, उसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। एक है निहार, एक है नीरजा, संधिनी, सप्तपर्णा, ये 4 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से 139वें प्रश्न का सही उत्तर मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, ये छायावाद युगीन कवि नहीं है। अगला प्रश्न, शोषण का विरोध एवं शोषकों के प्रति घृणा किस काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं मानी गई हैं, तो प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषता मानी गई हैं। एक जो विभाजन है उसको थोड़ा सा समझ लें, जैसे हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। एक है आदिकाल जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं, इसका 743 से 1343 ईस्वी तक है। दूसरा पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है, ये 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक है। तीसरा उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल भी कहा जाता है, ये 1643 से 1843 ईस्वी तक है। और चौथा है आधुनिक काल, ये 1843 ईस्वी से अभी तक चला आ रहा है। आधुनिक काल को भी 4 भागों में बांटा गया है। एक है द्विवेदी युग जिसको आधुनिक कविता का युग हम कह सकते हैं, जिसमें द्विवेदी युग एक है, द्विवेदी युग जो कि 1900 से 1922 तक माना जाता है मुख्य रूप से। एक आ जाता है छायावादी युग, छायावादी काव्यधारा जिसको बोल सकते हैं, और दूसरा हो जाता है प्रगतिवादी काव्यधारा, और तीसरा हो जाता है प्रयोगवादी काव्यधारा। इस प्रकार से आधुनिक काव्यधारा को 3 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। छायावादी काव्यधारा जिसमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा मुख्य रूप से हैं। दूसरा प्रगतिवादी काव्यधारा जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर मुख्य रूप से हैं। तीसरा प्रयोगवादी काव्यधारा जिसमें सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय और भवानी प्रसाद मिश्र मुख्य रूप से हैं।
तो इस प्रकार से इसमें जो पूछा गया है, शोषण का विरोध एवं शोषकों के प्रति घृणा किस काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं मानी गई हैं? तो प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषता मानी गई हैं। इसके अलावा प्रगतिवादी काव्यधारा की और कौन सी विशेषताएं हैं? तो उसमें परंपरा का विरोध हो सकता है और क्रांति की भावना, ये 3 इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। एक शोषण का विरोध, एक परंपरा का विरोध, एक क्रांति की भावना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं? तो मुक्तिबोध जो हैं ये प्रयोगवादी कवि हैं। इसका सही आंसर बा वाला हो जाएगा, मुक्तिबोध। अगर भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें तो इन्होंने गीत फरोश की रचना की थी, ये महत्वपूर्ण है, गीत फरोश की इन्होंने रचना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचनाकार चंदबरदाई हैं? तो पृथ्वीराज रासो जी ने चंदबरदाई की रचना की थी। ये आदिकाल के प्रमुख कवि थे या कहें कि लेखक थे। इसके अलावा बीसल देव रासो, ये जो रचना है इसको नरपति नाल ने लिखा था। खुमान रासो को दलपति विजय जी ने लिखा था। अगला प्रश्न, छायावाद युग का समय कब से कब तक माना जाता है? तो सन 1918 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। कुछ लेखक छायावाद युग का समय जो है 1919 से 1938 ईस्वी तक मानते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर प्रश्न में पूछा जाए छायावाद युग का समय कब से कब तक है, अगर ऑप्शन में 1918 से 38 दिया है तो ये सही हो जाएगा। अगर 1919 से 38 दिया है तब 1919 से 38 वाला सही हो जाएगा। अगर 1918 और 1919 दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है तो 1919 से 38 वाला ही सही मानेंगे, क्योंकि कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक में यही उत्तर दिया गया है। चूँकि इसमें 1919 से नहीं दिया गया है तो 1918 से 1938 ये सही मान लेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्र कवि की उपाधि या सम्मान से विभूषित किया गया है? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा भी दी गई है। ये 3 बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, 2007, 2009, 2010 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैथिली शरण गुप्त इसका सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की एक रचना भी पता होनी चाहिए। तो भारत भारती इनकी एक प्रमुख रचना है। और महादेवी वर्मा की बात करें तो ये छायावाद युग की प्रमुख लेखिका हैं। इन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं, नीरजा, निहार, संधिनी, सप्तपर्णा, ये मुख्य रूप से इसमें है। अगर अगले प्रश्न पे देखें, श्रृंगार लहरी रचना है तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रमुख रचना है श्रृंगार लहरी। इसके अलावा सूरदास की रचना में बात करें तो साहित्य लहरी जो है ये सूरदास की रचना है। इसमें कन्फ्यूज़न ना हो तो समझ में लेना चाहिए कि श्रृंगार लहरी जो है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, और एक है साहित्य लहरी जिसको सूरदास जी ने लिखा था। अगला प्रश्न, गंगावतरण के रचयिता हैं? तो इसका भी जगन्नाथ दास रत्नाकर है। गंगावतरण के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर है। अगला, जयशंकर प्रसाद की रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अनामिका की बात करें तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख लेखक हैं। पल्लव की बात करें तो इसको पंत जी ने लिखा था, सुमित्रा नंदन पंत जी ने इसको लिखा था। अगला प्रश्न, छायावाद युग की कृति है? तो कामायनी जो है छायावाद युग की कृति है जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। तो इसका सही ऑप्शन सा वाला हो जाएगा। अगर बिहारी सतसई की बात करें तो इसको बिहारी लाल जी ने लिखा था। ये रीतिकाल में लिखी गई रचना थी। अगला, प्रेम पथिक के रचयिता हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी ने प्रेम पथिक की रचना लिखी थी। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की रचनाएं झरना, लहर, आंसू, कामायनी मुख्य हैं। महादेवी वर्मा की रचना है? तो यामा जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है। इसके अलावा निहार, नीरजा, संधिनी, सप्तपर्णा भी महादेवी वर्मा की रचना है। यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। महादेवी वर्मा की रचना यामा है। निहार किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है निहार। ये छायावाद युग की लेखिका हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तो इस वीडियो में 15 क्वेश्चन ले रहे हैं। ज़्यादा लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा ना हो इसलिए 15 क्वेश्चन ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आई होगी। और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से अन्य सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए, करीब 5-6 वीडियो और आएंगे, वो सारे प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और इसमें जितने भी पूरी सीरीज़ बनेगी, एक लाइन से प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अपने सुझाव वगैरह जो हैं उसको भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।